So therefore total type of waves in physics are mechanical waves, electromagnetic waves, matter waves and gravitational waves. Once again देखिए, there are some waves which needs medium for their propagation. Okay, so उनको क्या बोलते हैं हम? मैकेनिकल वेव्स बोलते हैं. उसमें भी दो टाइप होते हैं. फर्स्ट इज द ट्रांसवर्स वेव एंड सेकंड इज द लॉन्जिट्यूडनल वेव. सेकंड इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव which consists of mutually perpendicular and self generating electric and magnetic field रहता है. और जिस वेव को प्रोपोगेट होने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती है, जो वैक्यूम से भी प्रोपोगेट हो सकता है, उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं. थर्ड इज द मैटर वेव. ओके, सो व्हेन मैटर इज इन मोशन, that matter is in the wave form and the waves associated with the matter are called as matter waves or de Broglie waves. And last type is the gravitational wave. जब स्पेस में कोई मास सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है, स्पेस में कोई मास अगर सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है तो वो क्या करता है? ग्रेविटेशनल वेव्स इमिट करता है. सो ग्रेविटेशनल वेव्स में क्या रहता है? कॉम्प्रेशन एंड रेयरफैक्शन ऑफ द स्पेस रहता है. स्पेस का कॉम्प्रेशन एंड रेयरफैक्शन. इसका मतलब क्या हो जाएगा? अगर ग्रेविटेशनल वेव अर्थ से पास होती है, सपोज दिस इज अर्थ, वो एक्सपेरिमेंटली वो लार्ज कोलाइडल एक्सपेरिमेंट जो है उसमें वो प्रूव किया है कि ग्रेविटेशनल वेव्स भी मतलब एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया है कि ग्रेविटेशनल वेव्स भी होते हैं. मतलब सपोज दिस इज अर्थ एंड सपोज अ ग्रेविटेशनल वेव पासेस नियर अर्थ, तो क्या होता है? अगर ग्रेविटेशनल वेव का कॉम्प्रेशन यहाँ पे आ जाता है तो अर्थ गेट कॉम्प्रेस्ड. Okay, मतलब डिस्टेंस बिटवीन टू पोजीशंस क्या होता है? कॉम्प्रेशन आने पर कम हो जाता है. एंड व्हेन ग्रेविटेशनल वेव्स का रेयर फैक्शन वहां पे आता है तो अर्थ गेट्स इलोंगेटेड. मतलब ग्रेविटेशनल वेव्स अगर अर्थ के नियर पास होगा तब क्या होगा? ये 2 पॉइंट का डिस्टेंस पहले कम होगा, फिर ये डिस्टेंस बढ़ेगा, कम होगा, बढ़ेगा, कम होगा, बढ़ेगा, और वो हमें पता भी नहीं चलेगा. मतलब जैसे अर्थ का होता है वैसा हमारा भी होता है. अगर हम ग्रेविटेशनल वेव के पाथ में आ गए तो हम भी क्या हो जाएंगे? कॉम्प्रेस या फिर एक्सपांड हो जाएंगे कंटिन्यूअसली, और उसका हमें पता भी नहीं चलेगा. सो इस तरह से ग्रेविटेशनल वेव्स होते हैं. मतलब स्पेस जो है वो स्पेस श्रिंक भी हो सकती है या फिर एक्सपांड भी हो सकती है ड्यू टू द ग्रेविटेशनल वेव्स. अभी मैटर वेव्स का हम कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मैटर वेव्स या फिर प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर वेव्स. Characteristics of matter waves. Characteristic of matter wave. First characteristic उसका definition आ जाएगा. Definition: the waves associated with matter. Waves associated with matter are called as matter waves. Are called as matter waves. So this is the first characteristic. Second characteristic: matter waves are associated with a particle only when they are moving. Okay, this is second characteristic is that matter waves are associated with the matter or the particle with matter or particle only when they are in motion. मतलब जब मैटर या फिर पार्टिकल मोशन में रहता है तभी उसको मैटर वेव्स होते हैं. अगर वो रेस्ट पे है तो उसको मैटर वेव्स नहीं रहेंगे.
थर्ड कैरेक्टरिस्टिक इज दैट वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव कितना आएगा। अगर वेव है तो वेवलेंथ रहेगा ही रहेगा। ओके, वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव, ये इसका मैं थोड़ा सा डेरिवेशन करूंगा अभी यहाँ पे। वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव कितना रहेगा, क्योंकि वेव है तो उसको एम्पलीट्यूड रहेगा, वेवलेंथ रहेगा, इंटेंसिटी रहेगा, उसका वेलोसिटी रहेगा, ये सब कुछ रहेगा। तो ये हमें अभी देखना है वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव कितना रहेगा। तो हमें पता है बाय आइंस्टाइन्स इक्वेशन, बाय आइंस्टाइन्स इक्वेशन क्या आता है, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर आता है। एनर्जी इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी ऑफ लाइट स्क्वायर, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर ना। सो एनर्जी इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी ऑफ, सी मतलब क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट है उसका स्क्वायर, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, ये आइंस्टाइन्स इक्वेशन है। एंड ऑल्सो बाय प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी E इज इक्वल टू क्या आता है, hc बाय लैम्बडा आता है, hc बाय लैम्बडा, h न्यू मतलब hc बाय लैम्बडा। सो ये दोनों इक्वेशन को मैंने अगर इक्वेट किया तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर mc स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, hc बाय लैम्बडा आ जाएगा। अभी दोनों साइड से c कैंसल आउट हो जाएगा एंड देयरफॉर mc इज इक्वल टू h बाय लैम्बडा। लैम्बडा को LHS को लेके जाता हूं और mc को RHS को लेके जाता हूं, देयरफॉर लैम्बडा इज इक्वल टू h बाय mc बनेगा। अभी ये किसका फॉर्मूला है, दिस इज द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन रहेगा, फिर m इज द मास ऑफ दैट फोटोन, c इज द वेलोसिटी ऑफ द फोटोन। ओके, बट यहां पे मास इंटू वेलोसिटी, mc मतलब मास इंटू वेलोसिटी ना, मास इंटू वेलोसिटी मतलब क्या रहेगा, मोमेंटम रहेगा। मास इंटू वेलोसिटी मतलब मोमेंटम विच इज डिनोटेड बाय p। सो लैम्बडा का फॉर्मूला आता है h बाय p। सो वेवलेंथ ऑफ फोटोन का फॉर्मूला क्या आता है, h बाई पी। अगर ये वेवलेंथ ऑफ फोटोन का फॉर्मूला है तो वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव का फॉर्मूला भी यही रहेगा। एंड देयरफॉर वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव, वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव कैन बी गिवन बाय फॉर्मूला लैम्बडा इज इक्वल टू h बाई p और h बाय mv। h by mc, okay, this is the formula of the wavelength, but this is related to photon only, क्योंकि फोटोन का वेलोसिटी कितना रहता है, ओनली c ही रहता है, उसका कम ज्यादा नहीं रहता। फोटोन का वेलोसिटी हमेशा कितना रहता है, इक्वल टू c। सो लैम्बडा इज इक्वल टू h by mc, ये फॉर्मूला किसका है, फोटोन का है। ओके, और जो फॉर्मूला फोटोन का एप्लीकेबल होगा बाय सिमेट्री, बाय डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, क्या हो जाएगा, वो मैटर वेव को भी अप्लाई होगा। तो वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव कितना आ जाएगा, लैम्बडा इज इक्वल टू h बाई पी और h बाई mv। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ओके, दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। Okay, so wavelength of matter wave is given by formula h by p or h by mv. How to derive this formula? Just E is equal to mc square and E is equal to h nu या फिर hc by lambda मैंने लिया है और दोनों को इक्वेट किया है। एंड देयरफॉर mc is equal to h by lambda, lambda is equal to h by mc। mc मतलब क्या रहेगा, यहाँ पे मोमेंटम रहेगा p। so lambda is equal to h by p। so therefore wavelength of matter wave क्या लिख सकता हूं मैं, h by p और h divided by m into v, where m is the mass of that particle and v is the velocity of the particle। okay, m मतलब क्या रहेगा, mass of particle, and v मतलब क्या रहता है, velocity of particle। ठीक है, अभी यहां पे क्या करेंगे, द वेवलेंथ ऑफ मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल कितना होता है, वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव ऑफ मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, कैरेक्टरिस्टिक नंबर 4, वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव ऑफ मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट। माइक्रो मतलब बहुत ही स्मॉल, छोटा, एंड मैक्रो मतलब बहुत बड़ा, जो फिजिबल है। ओके,
सो फॉर एग्जाम्पल टेक द एग्जाम्पल ऑफ यूर सेल्फ, आपका ही एग्जाम्पल लीजिए। यहाँ पे देखिए, सपोज मास ऑफ ए पर्सन इज सपोज 100 किलोग्राम, 50 किलोग्राम ले सकते हैं, 40 किलोग्राम ले सकते हैं, या फिर 100 किलोग्राम ले सकते हैं। सो सपोज मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 100 किलोग्राम, मास ऑफ ए पर्सन इज सपोज 100 किलोग्राम, एंड सपोज ही इज मूविंग विथ सपोज 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड से सपोज ये मूव कर रहा है, ठीक है। तो हमेशा ध्यान में अब से ध्यान में रखिए कि जब आप मोशन में रहते हैं तो आपके पास भी मैटर वेव होता है, मतलब आपका भी एक वेव होता है, ये ध्यान में रखिए। ओके, तो उस वेव का वेवलेंथ कितना रहेगा, लैम्बडा इज इक्वल टू एच बाई एम वी होता है ना। सो लैम्बडा इज इक्वल टू एच का वैल्यू 6.63 इंटू 10⁻⁻34 डिवाइडेड बाई एम वी, मतलब 10 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली। तो लैम्बडा का वैल्यू 6.63 इंटू 10⁻⁻37 हो जाएगा, -37। सो लैम्बडा का कोई भी मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट अगर है और जब वो मोशन में रहता है तो उसका वेवलेंथ रहता है 10⁻⁻37 ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻37 मीटर रहता है। न्यूक्लियस का साइज कितना है 10⁻⁻15 मीटर, उससे भी कई गुना स्मॉल है ये। तो इसकी वजह से हम वो वेव नेचर जो है वो देख नहीं पाएंगे, क्योंकि वेवलेंथ इतना स्मॉल आता है कि वो हम एक्सपीरियंस नहीं कर सकते या फिर उसको मेजर भी नहीं कर सकते। सो दैट्स व्हाई मैटर को, मतलब आपको भी वेव नेचर रहता है लेकिन आपको वो पता नहीं चलता। क्यों नहीं पता चलता, क्योंकि वेवलेंथ कितना ही देखिए, जो न्यूक्लियस का साइज रहता है 10⁻⁻15 मीटर रहता है, न्यूक्लियस को हम नहीं देख पाते हैं। तो मैटर वेव का वेवलेंथ हमने अगर कैलकुलेट किया, हमारा मैटर वेव का वेवलेंथ वो कितना आता है 10⁻⁻37 मीटर आता है, विच कैन नॉट बी ऑब्जर्वेबल, विच कैन नॉट बी एक्सपीरियंस्ड एट ऑल, लेकिन वो डेफिनेटली रहता है, क्योंकि एक्सपेरिमेंटली ये प्रूव हो गया है कि मैटर जब मोशन में रहता है तो उसको भी वेवलेंथ रहता है। उसको हम बोलते हैं डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट, ठीक है। सो डेविसन एंड जर्मर वेर द टू साइंटिस्ट, ओके, सो which who have first experimentally proved that matter also possess the wave nature। मैटर को भी वेव्स होता है और उसका भी वेवलेंथ क्या कर सकते हैं, हम मेजर कर सकते हैं, उसका वेवलेंथ उन्होंने मेजर किया है ऑलरेडी, ठीक है। सो फर्स्ट 4 कैरेक्टरिस्टिक देखिए। पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है, द वेव्स एसोसिएटेड विद द मैटर व्हेन इट इज इन मोशन इज कॉल्ड एज मैटर वेव्स। मैटर वेव्स पार्टिकल से एसोसिएट होते हैं, लेकिन कब एसोसिएट होते हैं, ओनली व्हेन दे आर इन मोशन, ओके। एंड वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव क्या रहता है, हमेशा h/p h/m रहता है। फिर m इज द मास ऑफ पार्टिकल, v इज द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, ओके। मतलब जितना मोमेंटम ज्यादा होगा उतना वेवलेंथ क्या रहेगा, कम रहेगा। मतलब वेवलेंथ अगर आपको बढ़ानी है तो क्या करना पड़ेगा, मोमेंटम कम करना पड़ेगा। मतलब डी ब्रॉगली वेव या फिर मैटर वेव किस पार्टिकल का हम देख सकते हैं, या फिर उसको किस पार्टिकल का हम मेजर कर सकते हैं, जिसका मोमेंटम बहुत कम है, उनका वेवलेंथ बहुत ज्यादा आ जाएगा, ठीक है। और उन्हीं का वेव नेचर हम क्या कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन, मतलब मैटर को वेव्स होते हैं, ये एक्सपेरिमेंटली किस पर प्रूव किया गया है, इलेक्ट्रॉन के मोशन पे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम है और उसका वेलोसिटी, उसका मतलब उसका मोमेंटम क्या आता है, मास बहुत कम होने के कारण उसका मोमेंटम बहुत कम आता है। बिकॉज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 है। तो वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आ सकता है, 1 एंगस्ट्रॉम के नजदीक आ सकता है, एंड 1 एंगस्ट्रॉम का वेवलेंथ हम मेजर कर सकते हैं। मतलब इतना कम वेवलेंथ, मतलब इलेक्ट्रॉन इतना लाइट वेट है, फिर भी उसका वेवलेंथ कितना आता है, 1 एंगस्ट्रॉम के नजदीक आता है, 1 एंगस्ट्रॉम। और इलेक्ट्रॉन का मोशन एक्चुअली ऑब्जर्व किया तो वो स्ट्रेट लाइन में कभी भी नहीं रहता है, वो वेव के फॉर्म में ही ट्रेवल करता है। इट ऑलवेज ट्रेवल्स इन द वेव फॉर्म। मतलब अब तक हम क्या समझते थे, न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता था,
अभी वो एग्जैक्टली सर्कुलर ऑर्बिट में नहीं घूमता, सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है लेकिन ऐसे वेव नेचर में वो घूमता है लाइक दिस अराउंड द सेंटर। ओके, मतलब कोई भी मैटर ले लो, कोई भी पार्टिकल ले लो, वो कभी भी मतलब स्ट्रेट लाइन में नहीं रहेगा, इट विल बी ऑलवेज इन द वेव फॉर्म। सो मैटर को हमेशा वेव फॉर्म रहता ही रहता है। ओके, सो बाकी के कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर वेव जो है वो नेक्स्ट लेक्चर को हम स्टडी करेंगे।